नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है राघव देशपांडे जी ने चिपलून, महाराष्ट्र से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, आज हम महाराष्ट्र के चिपलून से आई एक चिट्ठी पर बात करने वाले हैं। ये चिट्ठी हमें राघव देशपांडे ने भेजी है और इसमें उन्होंने अपने साथ हुए एक ऐसे अनुभव का जिक्र किया है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी दुनिया और जो हम नहीं देख पाते उसके बीच की लकीर आखिर कितनी पतली है। राघव एक होलसेल स्टोर में काम करते थे। ये स्टोर मतलब हाईवे से थोड़ा हटकर बना है। आसपास सुनसान गोदाम और गन्ने के खेत हैं। ओके। उनकी चिट्ठी के हिसाब से दिन में तो वो जगह किसी भी आम स्टोर जैसी ही लगती थी। सफेद ट्यूबलाइटें, मेटल के बड़े बड़े रैक। हाँ, टिपिकल वेयरहाउस जैसा सेटअप। एग्जैक्टली। छत तक लगे कार्डबोर्ड के डिब्बे। लेकिन रात में वहां की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी हो जाती थी। तो आज हम राघव की चिट्ठी के पन्नों को पलटेंगे और उस एक सुबह की घटना को समझने की कोशिश करेंगे जब एक छोटे से मजाक ने शायद उस खामोशी को तोड़ दिया और किसी अनचाही चीज को जगा दिया। ये बहुत दिलचस्प है। अक्सर ऐसी जगहों की जिन्हें हम लिमिनल स्पेसेस भी कहते हैं, मतलब जो न पूरी तरह पब्लिक होती हैं न पूरी तरह प्राइवेट, उनकी अपनी एक हिस्ट्री, एक याददाश्त होती है। सही। खासकर वो जगहें जहाँ कोई हादसा हुआ हो, वहाँ की दीवारों में, हवा में वो एहसास रह जाता है। सवाल बस ये है कि क्या वो एहसास कभी कभी जवाब भी देता है। तो राघव उस स्टोर में एक फ्लोर असिस्टेंट थे। अपनी चिट्ठी में वो लिखते हैं कि ये बात जनवरी 2019 की है। ओके। उस सुबह उन्हें और उनके 3 साथियों सुरेश, महेश और अनिल को एक ट्रक का इंतजाम था। ट्रक सुबह 6 बजे आने वाला था पर लेट हो गया। अब सुबह का खाली वक्त था तो बातें शुरू हो गई और जैसा अक्सर होता है बातें स्टोर से जुड़ी अफवाहों पर आ गई। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल भी आता है। जब इंसान किसी बंद, शांत जगह पर होता है जहाँ हर छोटी आवाज भी गूंजती है, तो दिमाग अपने आप पैटर्न ढूंढने लगता है, कहानियां बनाने लगता है। अच्छा। हाँ, ये शायद उस जगह के अकेलेपन और अजीब आवाजों से डील करने का एक तरीका होता है। हम अनजाने डर को एक कहानी का रूप दे देते हैं ताकि उसे समझ सकें। बिल्कुल। और राघव की चिट्ठी में इन अफवाहों का जिक्र भी है। अफवाहें ये थी कि स्टोर हॉन्टेड है। मतलब क्या क्या होता था? कई तरह की बातें थी, जैसे कि रात में जब स्टोर बंद होता था तो सिक्योरिटी कैमरास में परछाइयां या चीजों की हल्की फुल्की हरकत रिकॉर्ड होती थी। अच्छा। कभी कभी अलमारियों से डब्बे अपने आप गिर जाते थे और जो लोग सुबह की शिफ्ट में अकेले काम करते थे उन्हें अक्सर अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। देखिए, अगर हम इन अफवाहों का एनालिसिस करें तो हर एक के लिए एक लॉजिकल रीजन हो सकता है। पुरानी वायरिंग से आती आवाजें फुसफुसाहट लग सकती हैं। सही। हवा के दबाव या शायद चूहों की वजह से डिब्बे गिर सकते हैं। और कम रोशनी वाले कैमरों में मैट्रिक्सिंग इफेक्ट से परछाइयों जैसा इल्यूजन बन सकता है। लेकिन जब ये सारी चीजें एक ही जगह पर होती हैं तो वो एक सुपरनैचुरल नैरेटिव को जन्म देती हैं। ये एक तरह का वर्कप्लेस फोकलो बन जाता है। सही कहा। और राघव इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो लिखते हैं कि वो इन कहानियों को सुनकर हंस रहे थे और हंसते हंसते उन्होंने एक मजाक किया। राघव इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने जो कहा वो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अगर यहाँ सच में कोई भूत है तो बेचारा परमानेंट नाइट शिफ्ट पे फंसा होगा, हमसे ज्यादा मेहनत करता होगा। ये सुनकर सब लोग जोर से हंसे और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि ये मजाक कितना स्पेसिफिक था। ये सिर्फ भूत है या नहीं है जैसा नहीं था। हाँ। इसमें एक किरदार था, एक कर्मचारी जो अपनी नाइट शिफ्ट में फंसा हुआ है। पैरासाइकोलॉजी में एक थ्योरी है इंटेलिजेंट हॉन्टिंग की, जहां माना जाता है कि कोई चेतना है जो सुन सकती है और रिएक्ट कर सकती है। मतलब कोई ऐसी चीज जो बस एक घटना का रिप्ले नहीं है। बिल्कुल। राघव के मजाक ने अनजाने में एक सीधा सवाल पूछ लिया था। और इसके ठीक बाद राघव स्टोर के पिछले हिस्से में बने वॉशरूम की तरफ गए। वो लिखते हैं कि जैसे ही वो अंदर पहुंचे लाइटें टिमटिमाने लगी। लेकिन किसी हॉरर फिल्म की तरह नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे, जैसे बिजली को ट्यूबलाइट तक पहुंचने में स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। ओके। राघव ने इसे वायरिंग प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस पुराने गोदाम में ये आम बात थी।
लेकिन फिर जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। और यहाँ पर ये एक्सपीरियंस उन आम अफवाहों से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये सिर्फ कुछ देखने या सुनने तक सीमित नहीं था, ये एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल अनुभव था। हाँ, राघव लिखते हैं कि उन्हें अचानक बहुत तेज चक्कर आने लगे, इतना कि उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ा। बाप रे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सबसे अजीब बात, उनकी आंखें बेकाबू होकर फड़कने लगी, जैसे दिमाग के अंदर किसी ने बैलेंस का स्विच बंद कर दिया हो। और तो और हवा भारी और नम महसूस होने लगी, जैसे वो किसी गीले कपड़े से सांस ले रहे हों। यहाँ रुककर इन सिम्टम्स को समझना जरूरी है। ये कोई बाहरी डरावना अनुभव नहीं था, ये एक फिजिकल अटैक जैसा फील हो रहा था। एग्जैक्टली। चक्कर आना, आंखों का फड़कना, सांस लेने में दिक्कत, ये सब बहुत ही पर्सनल बायोलॉजिकल सिम्टम्स है। कुछ पैरानॉर्मल थ्योरीज के मुताबिक जब कोई एंटिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है तो वो आसपास के माहौल से ऊर्जा खींचती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी? हाँ, गर्मी, बिजली और कभी-कभी इंसान के शरीर की बायो एनर्जी भी। ये लक्षण उसी ऊर्जा के खिंचाव का नतीजा हो सकते हैं। और इन सब के बीच चिट्ठी में एक एहसास का जिक्र है जो सबसे ज्यादा डरावना था। क्या? ये डर नहीं था, ये एहसास था कि कोई उन्हें बहुत बहुत करीब से देख रहा है, एकदम पास से। ओह, दैट्स क्रीपी। उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, पर घबराहट से नहीं। राघव लिखते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उकसाया हो, प्रोवोक किया हो। ये सब कुछ शायद सिर्फ 10 या 15 सेकंड तक चला होगा और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। जैसे किसी ने एक स्विच ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया। ये इंटरमिटेंसी, मतलब किसी चीज का अचानक शुरू होकर अचानक बंद हो जाना, ऐसी घटनाओं का एक बहुत आम पैटर्न है। सही। ये चीज को और भी ज्यादा अनसेटलिंग बना देता है। और वो देखे जाने का एहसास, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, लेकिन जो भी इसे महसूस करता है उसके लिए सबसे ज्यादा रियल होता है। जब वो बाहर निकले तो चक्कर गायब था, वो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे थे। और लाइटें? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उस कमरे की लाइटें भी अब एकदम नॉर्मल जल रही थी। उन्होंने इस बारे में अपने साथियों को कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा शायद थकान या सुबह जल्दी उठने की वजह से ऐसा हुआ होगा। ट्रक भी आ गया और दिन काम में निकल गया। लेकिन कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब इस पर्सनल एक्सपीरियंस को एक बाहरी कॉन्टेक्स्ट मिलता है। मतलब? शाम को उन्होंने ये बात कांता आजी को बताई, एक बुजुर्ग महिला जो स्टोर के पास ही एक चाय की दुकान चलाती। अच्छा। वो उस जगह को तब से जानती थी जब वहाँ वो स्टोर बना भी नहीं था। तो वो उस जगह की हिस्ट्री जानती थी? बिल्कुल। कांता आजी ने राघव की पूरी बात बहुत शांति से बिना कुछ बोले सुनी, और जब राघव चुप हुए तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर राघव की बेचैनी और बढ़ गई। क्या सवाल? उन्होंने पूछा, तुमने उसके बारे में बात की थी है ना? ये तो बहुत अजीब है। उसके बारे में? कौन था वो? आजी को कैसे पता चला कि राघव ने किसी का जिक्र किया था या किसी का मजाक उड़ाया था? वही तो, कांता आजियां सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उस जगह की लिविंग मेमोरी है। राघव ने घबराकर पूछा, किसके बारे में? तब आजी ने अपनी आवाज धीमी की और बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सालों पहले जब वहां ये स्टोर नहीं था, तब वो जमीन एक लेबर गोदाम हुआ करती थी। ओके। वहां विट्ठल पाटिल नाम का एक नाइट गार्ड अकेले काम करता था। नाइट गार्ड? हाँ। एक सर्दियों की रात अपनी शिफ्ट के दौरान वो उसी पिछले कमरे में जहां राघव वॉशरूम के लिए गए थे, अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ओह, हार्ट अटैक शायद, कोई ठीक से नहीं जानता। और सबसे दुख की बात यह थी कि वो पूरी रात वहीं पड़े रहे। एक इंसान अपनी ड्यूटी की जगह पर अपनी ड्यूटी के दौरान अकेला मर गया, ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ सकता है। सुबह तक किसी को पता नहीं चला। जब सुबह लोग आए और उन्होंने उसे देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके ठीक ऊपर वाली लाइट टिमटिमा रही थी। अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ। वही पिछला कमरा, वही टिमटिमाती लाइटें, और सबसे बढ़कर राघव का मजाक, एक ऐसे भूत के बारे में जो परमानेंट नाइट शिफ्ट पर है। ये मजाक अनजाने में विट्ठल पाटिल की असलियत के बहुत बहुत करीब था। एक आदमी जो अपनी नाइट शिफ्ट पर ही मर गया और शायद उसे कभी छोड़ ही नहीं पाया। ये एक भयानक कोइंसिडेंस है, या शायद कोइंसिडेंस है ही नहीं। आजी ने आगे बताया कि विट्ठल की मौत के बाद उस गोदाम में जो भी नाइट गार्ड्स आते थे वो नौकरी छोड़ने लगे। क्यों? किसी को उसी पिछले कमरे में चक्कर आते तो किसी को लगता कि कोई ठीक उनके पीछे खड़े होकर सांस ले रहा है। मतलब राघव का एक्सपीरियंस कोई अकेली घटना नहीं थी? नहीं,
ये एक पैटर्न का पार्ट था जो सालों से चला आ रहा था। ये सब तब तक चलता रहा जब तक वो गोदाम बंद नहीं हो गया और सालों बाद ये नया स्टोर बना। बस फर्क इतना था कि राघव ने अनजाने में उस ऊर्जा को, उस चेतना को सीधे सीधे एड्रेस कर दिया था। उसे प्रोवोक कर दिया था। उस मजाक ने एक डोमेंट एनर्जी को जगा दिया। आजी ने राघव की आंखों में देखकर बहुत धीरे से कहा, वो लोगों को परेशान नहीं करता, लेकिन उसे अपना मजाक उड़ाए जाना पसंद नहीं, खासकर उन लोगों से जो वही शिफ्ट करते हैं जिसे वो कभी छोड़ ही नहीं पाया। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? राघव ने आजी से पूछा कि क्या वो एक भूत है, और आजी ने क्या कहा? आजी ने अपना सिर हिलाया और जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, कुछ आत्माएं भटकती नहीं हैं, वो ड्यूटी पर रिपोर्ट करती हैं, हर रात टाइम पर। ये लाइन, ये एक पारंपरिक भूत की कहानी से बहुत अलग है। ये किसी भटकती हुई बेचैन आत्मा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चेतना की कहानी है जो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी में इतनी ज्यादा फंसी हुई है कि मौत के बाद भी वो उसी साइकिल को दोहरा रही है। ये डरावना कम दुखद ज्यादा है। हाँ। एक अस्तित्व जो एक लूप में कैद है, हर रात अपनी शिफ्ट पर आ रहा है क्योंकि उसकी ऊर्जा में यही उसका काम है। उस रात राघव सो नहीं पाए और उस दिन के बाद से उन्होंने एक नियम बना लिया। वो अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, मैं उन चीजों के बारे में कभी मजाक नहीं करता जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। राघव अपनी चिट्ठी के अंत में एक बहुत गहरी बात लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी जब आप किसी अनदेखी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो सुनती है और कभी कभी वो जवाब भी देती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शब्दों में, हमारे मजाक में कितनी ताकत हो सकती है। एक बेपरवाही में कही गई बात अनदेखी दुनिया में कैसी हलचल मचा सकती है, ये कोई नहीं जानता। ये विश्वास करने या ना करने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अनजाने के सम्मान के बारे में है। ये इस संभावना के बारे में है कि चेतना शायद उतनी फ्रैगाइल नहीं है जितना हम सोचते हैं, और वो उन जगहों से जुड़ी रह सकती है जहां उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया हो। अगली बार जब कोई किसी पुरानी शान जगह पर हो जहां सालों से एक ही काम दोहराया जा रहा हो, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री, कोई लाइब्रेरी, तो एक पल के लिए सोचना चाहिए, क्या पता उस जगह की भी अपनी अनसुनी कहानियां हों, अपने खामोश कर्मचारी हों। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख दीजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।